हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में 6 से 10 नंबर तक के प्रश्न बौद्धिक प्रश्न आते हैं, जिनसे बौद्धिक प्रश्न देखते ही कई सारे बच्चे घबरा जाते हैं कि इसमें क्या लिखें। देखो, बौद्धिक यानी जो आपके तार्किक प्रश्न होते हैं, जो आपको दिमाग के ऊपर, आपकी सोच के ऊपर आपको लिखना है। एग्जामिनर आपको पढ़ना चाहता है कि आखिर बच्चा सीख भी कुछ रहा है या कुछ सिर्फ रटी रटाई बात पर ही चल रहा है। क्योंकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसका उद्देश्य एक यही है कि बच्चा सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बने, उसके अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास हो, उसके अंदर सोचने समझने की जो क्षमता उसका विकास हो। तो इसके लिए कक्षा 12 जो इतिहास विषय की बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल 6 से 10 अंक के आपके क्या पूछे जाते हैं, बौद्धिक प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपके ये 6 से 10 नंबर तक जो भी प्रश्न आएंगे, वो कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा और इस पार्ट में से आपके पूरे नंबर आएंगे, इसकी गारंटी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके अपने परिवार स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और लाइक करने के साथ साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि देखो आपके लिए मैं इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपसे भी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी मेरे लिए कीजिए। आपको ज़्यादा कोई खर्च नहीं करना, सिर्फ 1 सेकंड का समय लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अगर हो सके तो थोड़ा ऐड को भी देख के उस पर क्लिक करें, ताकि अभी लॉकडाउन की परिस्थितियों में आप मेरी सहायता करें। बाकी आपकी मर्ज़ी पर निर्भर हैं और बाकी सब्सक्राइब करना तो ये न भूलें। ये वीडियो इसी कारण, अगर आप ऐसा करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता, तो मैं जल्दी जल्दी वीडियो लेकर आता हूँ। लेकिन देखता हूँ कि एक वीडियो पर 80 से 85% आते हैं नॉन सब्सक्राइबर। अब 10 से 15% ही होते हैं सब्सक्राइब वो देखने वाले। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और थोड़ा ऐड वाले कैंपन को देख करके थोड़ी हेल्प करें मेरी। और इसके अलावा जो मेरा ब्लॉग है कबीर क्लासेज 58, उस पर भी नई नई अपडेट के लिए, जानकारी के लिए विजिट किया करें। और इसकी पीडीएफ आपको कहां पर प्राप्त होगी, उसके लिए भी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। आगे चल करके मैं इसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न की। इस सेट के अंदर मैंने 10 महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रखे हैं और उनको आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। मतलब समझ आधारित प्रश्न है, ये रटने नहीं है। किस तरीके से आप अपने बुक्स के अंदर जो प्रश्न है उसको समझ करके आप लिख सकते हो। तो प्रश्न संख्या पहला मैं आपके सामने रखूंगा। ये है प्रश्न संख्या पहला। आप पृथ्वीराज चौहान के स्थान पर होते तो तराइन के प्रथम युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी के साथ में कैसा व्यवहार करते। किसका पूछा है कि मोहम्मद गौरी के साथ में आप क्या करते, कैसा व्यवहार करते। तो देखो, हमेशा नेगेटिविटी बातें नहीं, वैसे आप लिख सकते हो, लेकिन लिखने में हमेशा ध्यान रखना ताकि जो जांच करता प्रभावित होता है। आपको लिखना, मैं पृथ्वीराज चौहान के स्थान पर होता तो तराइन के प्रथम युद्ध के पश्चात गौरी के साथ निम्न प्रकार का व्यवहार करता। पहला, घायल गौरी को बचकर नहीं जाने देते और उसे क्या बनाते, बंदी बनाते। दूसरा, गौरी के साथ भारतीय संस्कृति के अनुसार दयालुता और मानवता का व्यवहार करते। ऐसा नहीं कि उसको लाकर मार डालते या फांसी पर चढ़ा देते, ऐसा नहीं। अपनी संस्कृति के अनुसार और बिल्कुल इफेक्टिव आपको प्रभाव लिखना है। अगला जो क्वेश्चन संख्या सेकंड है, दूसरा क्वेश्चन है, यदि आप खानवा युद्ध में राणा सांगा के स्थान पर होते तो किन त्रुटियों से बचने का प्रयास करते। तो देखो, आप अगर इस कौन से चैप्टर से इस बार किस टाइप का प्रश्न आता है, ये अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जा कर के देख लीजिए। तो चैनल पर मैंने काफ़ी समय पहले, लगभग 2-2.5 महीने हो गए, उस समय मैंने बताया था कि कौन से चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट के अंदर सारी आपको मिशन मेरिट वाली है, उसमें भी, और जो आपकी कक्षा 12 इतिहास से संबंधित जो रेगुलर प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो इसमें आगे लिखना, यहाँ से उत्तर ऐसे ही प्रारंभ करना प्रश्न से, यदि मैं खानवा युद्ध में राणा सांगा के स्थान पर होता तो निम्न त्रुटियों से बचने का प्रयास करता। पहले आप लिख दोगे, बयान या युद्ध के बाद बाबर को तैयारी का अवसर नहीं देता। युद्ध में परंपरागत हथियारों, तीर कमान, भाले, तलवारों की जगह उन्नत हथियारों का प्रयोग करता। हाथी पर सवार होकर युद्ध लड़ने की भूल नहीं करता। और अगला चौथा, इसमें लिखते, सेना में एकता और तालमेल को बढ़ाने का हर संभव क्या करता, प्रयास करता। ऐसे पूरा बिंदुवार आपको लिखना है।
अगला है क्वेश्चन संख्या 3, यदि आप जोधपुर के राजा होते तो आहुआ के क्रांतिकारियों के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते? आपको लिखना है यदि मैं जोधपुर का राजा होता तो आहुआ के क्रांतिकारियों के प्रति निम्न दृष्टिकोण रखता। आहुआ के क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाता और अंग्रेजों की सहायता नहीं करता। दूसरा, अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों की अस्त्र शस्त्र रसद आदि की क्या करता? सहायता करता। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन संख्या 4 है, क्या है क्वेश्चन संख्या 4, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए क्या है आज भी प्रासंगिक है। तो वहीं से हम क्या लिखता है ये, तो आपको यहाँ पर लिखना है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की निम्न 2 विशेषताएं स्वच्छता के लिए आज भी क्या प्रासंगिक। पहले लिखोगे उन्नत जल प्रणाली, दूसरी सड़कें। तो उन्नत जल प्रणाली में क्या लिखोगे? घरों के। इस तरीके से अगर आप आगे हेडिंग डालकर लिखोगे ना, पीछे वर्णन करोगे तो बहुत अच्छा, ये सोने में सुहागा होता है। घरों के पानी का निकास गलियों की नालियों में होता था, नालियों में बीच बीच में चैम्बर यानी शौच गर्त होते थे। ऐसी उन्नत प्रणाली आधुनिक पेरिस और लंदन जैसे नगरों में भी नहीं है। दूसरा, सड़कों में लिखोगे सिंधु सरस्वती सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई होती थी, सड़कों की नियमित सफाई होती थी और सड़कों के पास कचरा पात्र बने हुए मिले जो आधुनिक समय में भी क्या है अपेक्षित है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 5, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है। देखो या तो प्रासंगिक के बारे में आ जाए, है ना, तो इस तरीके का प्रश्न पूछे। हर प्रश्न 4 नंबर का, 2 नंबर का, सभी किस तरीके से आपको लिखना वो सारा इसमें बताए। कभी तो 6 नंबर तक का बौद्धिक प्रश्न आ जाता है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की 2 विशेषता जो आज भी प्रासंगिक है, एक हमने लिख दिया सुव्यवस्थित सड़क प्रणाली और दूसरा लिख दिया अद्भुत जल निकास प्रणाली। तो इसमें मैंने वर्णन कर लिया कि सिंधु सभ्यता के नगरों में सड़कें सीधी और परस्पर समकोण पर काटती हुई जाती थी जिससे नगर कई खंडों में विभाजित हो जाता था। दूसरे में लिखोगे सिंधु नगरों के घरों की नालियाँ नालियाँ क्या है, गलियों की नालियों में जो गंदा जल गिराती थी और गलियों की नाली नगर के बड़े नाले में गंदा जल गिराती थी और नाला शहर से बाहर गंदे पानी को क्या पानी या जल को बाहर निकाल देता था। अगला जो क्वेश्चन संख्या 6 है कि यदि तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के स्थान पर आप होते तो किन त्रुटियों से क्या करते, बचने का प्रयास करते। तो आपको लिखना यदि तराइन के द्वितीय युद्ध में मैं पृथ्वीराज यहाँ पर डबल मात्रा है, मैं पृथ्वीराज चौहान के स्थान पर होता, ये यहाँ पर आ गया, होता तो निम्न त्रुटियों से क्या करता, बचने का प्रयास। पहले आप लिखोगे मोहम्मद गौरी को बयाना युद्ध के बाद तैयारी का अवसर नहीं देता। दूसरा, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद विलासितापूर्ण जीवन न जीकर सतर्क रहता और सैन्य। देखो बयाना युद्ध के बाद जो अपने ये एक मिनट, ये आपका जो पॉइंट है ना ये गलत लिख दिया गया है ना, ये गौरी के साथ बयाना युद्ध नहीं है, यहाँ बयाना नहीं आना चाहिए, है ना, ये बयाना युद्ध के बाद ये मिस प्रिंट है ना, ये यहाँ नहीं आएगा। गौरी को आपको क्या करना था, गौरी के साथ में बयाना युद्ध नहीं, यहाँ पर कौन से युद्ध का पूछा, तराइन का द्वितीय युद्ध पूछा, तो तराइन के प्रथम युद्ध के बाद ये लिखना था, है ना। तो गौरी को क्या करते, तैयारी का अवसर नहीं देता। और दूसरा आप इसको यहाँ लिखे, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद विलासितापूर्ण जीवन न जीकर क्या रहता, सतर्क रहता, जैसा कि पृथ्वीराज चौहान ने किया था। संयोगिता से विवाह करके विलासितापूर्ण जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। आस पड़ोस के राज्यों से उसने क्या कर दिया था, दुश्मनी बांध ली थी। और जयसन जैसा उसमें बड़ा महत्वपूर्ण राजा हुआ करता था, सैन्य व्यवस्था को क्या करता, मजबूत करता। और अगले लिखेंगे अपने पड़ोसी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता और संकट के समय उनकी मदद लेता, जबकि ऐसा पृथ्वीराज चौहान ने नहीं किया था। अगला, मोहम्मद गौरी की संधि वार्ता के झांसे में नहीं आता और सतर्कता के साथ युद्ध की क्या करता, तैयारी करता। अगला क्वेश्चन संख्या 7वां है, यदि आप पृथ्वीराज चौहान के स्थान पर होते तो पृथ्वीराज चौहान द्वारा युद्ध संबंधी की गई कौन सी भूलें आप नहीं करते। तो जो ये प्रश्न है, 2 प्रश्न मैंने एक जैसे इसलिए दिए, आप विचार करके प्रश्न कैसे ही घुमा फिरा कर आए, उत्तर वही है उसका। और दोनों में थोड़ा मैंने उत्तरों में डिफरेंस भी किया, आप या तो पहले टाइप में लिखिए या इस टाइप में भी लिख सकते हैं। मतलब कैसे हैं कि जब तक जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक खुद को आमोद प्रमोद से दूर रखता और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत नहीं करा, जैसा पृथ्वीराज ने किया था। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, तराइन के प्रथम युद्ध के बाद में क्या किया था,
आमोद प्रमोद के जीवन में लग गया था, है ना। वो विवाह करना इधर संयोगिता से कर दिया ना, इच्छिनी कुमारी से कर दिया न, तो आप उनकी जगह होते तो वैसा नहीं करते और युद्ध की जो नीतियाँ थे उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दूसरा, जब युद्ध के मैदान में कदम रख दिया तब शत्रु पक्ष से किसी प्रकार के संधि और समझौते के बारे में विचार ही नहीं करते। जैसा कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को संधि के मामले में क्या रखा, झांसे में रखा और फिर अचानक उसके ऊपर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अगला है कि मैं दूरदर्शितापूर्ण और कूटनीति द्वारा पड़ोसी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करता और ज़रूरत के समय उनकी सहायता करता, है ना। जबकि पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया था, तो वही पॉइंट लिखना जो उसने नहीं किया था। उसने तो क्या किया, चारों तरफ राज्य विस्तार के लिए किसी न किसी बहाने क्या कर दिया था, उनसे शत्रुता मोल ले ली थी और संकट के समय उनकी क्या करती थी, सहायता नहीं ली थी। अगला लिखोगे 1178 में मोहम्मद गौरी द्वारा गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय पर आक्रमण के समय गुजरात के शासक की सहायता करके गौरी को भारत भूमि से क्या करता, बाहर खदेड़ता। जबकि पृथ्वीराज चौहान ने ऐसा नहीं किया था, तो वही लिखा अगर उसमें मदद करता। हालांकि भीमदेव द्वितीय ने गौरी को हरा दिया, अगर दोनों होते तो और बुरी तरीके से हराते, या हो सकता उस गौरी को वहाँ मार भी डालते, समाप्त भी कर देते, या इतना बड़ा नुकसान पहुँचाते कि गौरी आने वाले समय में भारत की और अभियान के बारे में विचार ही नहीं करता। अगला है तराइन के प्रथम युद्ध के बाद भागती हुई तुर्क सेना का पीछा करता और घायल गौरी को सुरक्षित नहीं लौटने देता। जैसा कि पृथ्वीराज ने जाने दिया, जीत मिलते ही बस युद्ध के अंदर ही आमोद प्रमोद में लग गया था, तो ये आप उनकी जगह होते तो ऐसा नहीं करते। ऐसा आपको लिखना है। क्वेश्चन संख्या 8वां है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीय दृष्टिकोण वर्तमान संदर्भ में भी क्या है, प्रासंगिक। अब देखो प्रासंगिकता वाले दोनों टाइप के मैंने आपको इसमें क्वेश्चन करवाए, एक तो आप उनकी जगह होते हैं, एक वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता वाले क्वेश्चन। निम्न बिंदुओं के आधार पर स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीय दृष्टिकोण वर्तमान संदर्भ में भी क्या है, प्रासंगिक। तो आप लिखोगे स्वामी विवेकानंद ने भारतीय युवाओं में आत्मसम्मान आत्मगौरव की भावनाओं का संचार किया और कहा उठो जागो और तब तक विश्राम न करो जब तक तुम्हें मंजिल नहीं मिल जाए। यहाँ देखो पहले मैंने इस लाइन में सारा लिख दिया, लास्ट में लिख दूंगा और बीच में जैसे आपके किताब में पॉइंट आए वैसे लिख दूंगा। ऐसा लिखना भी सही है, और आगे में और प्रश्नों में देखेंगे उसमें मैंने इनके साथ में ही वर्णन किया था। दोनों तरीके से आप लिख सकते हो, कोई भी तरीका आपके लिए मान्य होगा और सही होगा। स्वामी विवेकानंद पश्चिमी के अंधाधुकरण के विरोधी थे, यानी पश्चिमी सभ्यता के। उन्होंने ऐसी शिक्षा की बात की जो क्या हो, चरित्र का निर्माण। ये वर्तमान में भी है, वर्तमान में हम देख रहे हैं कि अधिकतर हम भी क्या कर रहे हैं, पश्चिमी का अंधाधुकरण कर रहे हैं, उसकी संस्कृति को अपना रहे। और नैतिक शिक्षा, हमारी शिक्षा ऐसी बन गई आज जो पाश्चात्य पद्धति पर आधारित शिक्षा जो चरित्रवान नहीं बनाती और चरित्रहीन बनाती। इसी कारण तो समाज में समस्याएं, चाहे अपराध की प्रवृत्ति का बढ़ना हो, दुष्कर्म जैसी घटनाएं घटित होना हो, इसका कारण क्या है, शिक्षा चरित्रवान नहीं है ना। अगला है तीसरा है, विवेकानंद भारतीय गरीबी, पिछड़ेपन और पतन से दुखी थे। उन्होंने शक्तिमान और पौरुषयुक्त बनने की बात कही थी। जब शक्तिमान और पौरुषयुक्त बनेंगे तभी तो क्या होगा, भारत की जो गरीबी और पिछड़ापन तो उसमें उनका दूर कर पाएंगे। तो ये वर्तमान समय में भी क्या अपेक्षित है। विवेकानंद ने खेतड़ी के महाराजा को लिखा कि हर कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता। बिल्कुल सही। उपहास, यानी पहले लोग आपका मजाक करेंगे। जब आप कोई ऐसी बात करोगे जो परिवर्तनशील होगी या क्रांतिकारी होगी तो लोग क्या करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। जब वो उनको लगेगा कि यार उपहास यानी मजाक से, इनको हीनता दिखाने से, इनको अपमानित करने से ये जब नहीं रुकते हैं तो फिर वो उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, लाठी डंडे लेकर आ जाएंगे या शस्त्र वगैरह से आपको मारने का प्रयास करेंगे, कैसे भी करके दबाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जब उनका इस प्रयास में भी वो जब असफल हो जाएंगे तब वो स्वीकृति दे देंगे, जैसे कुत्ते जैसे पूंछ सीधी कर लेंगे फिर, और फिर पूंछ सीधी भी करेंगे और पूंछ आगे लटपटाना भी प्रारंभ कर देंगे, यानी आपकी हर बात को स्वीकृति दे देंगे। तो ये 3 अवस्थाएं हर किसी के व्यक्ति में आती है और ये वर्तमान संदर्भ में भी बड़ी उपयोगी। जो मनुष्य अपने समय से आगे का विचार करता, लोग ऊंचे नीचे नहीं है, नीचे ही क्या करते हैं, गलत समझते हैं। अगला है, विवेकानंद कहा कि हमें दृढ़ और पवित्र होना चाहिए। उन्होंने युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और स्वतंत्र चिंतन की बात की, तो जिसमें आज भी अपेक्षित है स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्र चिंतन, है ना। तो इस प्रकार विवेकानंद का राष्ट्रीय दृष्टिकोण आज भी प्रासंगिक, ऐसे आपको इसमें लिखना है। अगला है प्रश्न संख्या 9,
आपके विचार में जनजातियों के सामाजिक उत्थान हेतु किस प्रकार प्रयास किए जाने। इस बार आपके विचार वाला मैंने क्वेश्चन ले लिया और इस प्रश्न है कि ये तो किताब से कोई लेना देना नहीं, ये बड़ा खतरनाक प्रश्न था, है ना। और इसी प्रश्न को आपको देखना किस तरीके से हम लिखेंगे, लेकिन खतरनाक है लेकिन बड़ा सिंपल तरीके से लिख देंगे। हमारे विचार से जनजातियों के सामाजिक उत्थान हेतु निम्न प्रयास किए जाने चाहिए। पहला आप लिख दोगे जनजातियाँ सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई होती है, इसलिए जनजातियों के सामाजिक उत्थान पर बल देना चाहिए। दूसरा, जनजातियाँ शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी हुई होती है, इसलिए उनके लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। तीसरी, जनजातियों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में भी क्या है, आधुनिक शिक्षा नहीं, आधुनिकता से तो वो पिछड़े हुए, वो समाज से कट गए, तो उनको क्या करना चाहिए, फिर से समाज से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगला आप लिखोगे जनजातियों को महाआडंबरों, रूढ़िवादी नीतियों और धार्मिक अंधविश्वास के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। जनजातियों को सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। अगला छठा है जनजातियों को स्वच्छता का संदेश देकर नशा प्रवृत्ति रोकनी चाहिए, क्योंकि जनजातियाँ स्वच्छता में कम ध्यान देते और नशा प्रवृत्ति उनमें ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा उनके साथ सामाजिक समानता का व्यवहार नहीं किया जाता, उनको हाशिए पर रखा जाता है। तो उनको ऐसा करना, मुख्य धारा पर नहीं लाए तो ऐसे उनको मुख्य धारा पर लाने का प्रयास किया जाए। फिर अब अंतिम क्वेश्चन है आज के इस सेक्शन का, वो क्या, राजा राम मोहन राय इनके सामाजिक क्षेत्र में किए गए सुधार कार्यों की वर्तमान प्रासंगिकता। फिर से मैंने प्रासंगिकता वाला क्वेश्चन लिया है बहुत अच्छी तरीके से। अब इसमें और 8वें वाले क्वेश्चन में काफ़ी कुछ अलग है, उसमें देख लेना आप, चाहे तो 8वें क्वेश्चन वो भी वर्तमान पर वो भी सही है, उस तरीके से उत्तर देते या इस तरीके से देना, हर पॉइंट के साथ में आपकी वर्तमान समय वाली बात लिख दीजिए। तो राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किए निम्न सुधार कार्य वर्तमान समय में भी प्रासंगिक। पहला मैंने लिखा, राजा राम मोहन राय ने स्त्रियों की स्थिति सुधारने हेतु बाल विवाह और बहु विवाह का पुरजोर तरीके से विरोध किया, जो वर्तमान समय में भी अपेक्षित है, क्योंकि ये बड़ी बुराइयाँ। बहु विवाह तो चलो वर्तमान में चलन कम हो गया और है तो भी ज़्यादा पैसे वाले और सामाजिक स्थिति वाले जो अलग से लोग हैं उनमें है, या फिर कुछ विशेष धर्मों के अंदर ये देखने को मिलता है। जबकि बाल विवाह ये तो लगभग सामाजिक बुराई, सरकार के काफ़ी प्रयास करने के बाद, अब जैसे अक्षय तृतीया आ रही है तो इस मौसम में बहुत सारे ऐसे विवाह, लेकिन हालांकि इस बार लॉकडाउन के कारण लोगों ने ऐसे विवाह या तो स्थगित कर दिए या नाम मात्र के होंगे, ठीक है। तो इस पर यह प्रासंगिक। दूसरा, राजा राम मोहन राय ने जहाँ एक और स्त्री शिक्षा पर बल दिया तो यहाँ एक ही मात्रा है, ठीक है, दो नहीं, और नहीं है और। वहीं दूसरी ओर उनके लिए आर्थिक आज़ादी का भी समर्थन किया, जो भी क्या है वर्तमान में ऐसे स्त्रियों में नहीं दिया जाता आर्थिक आज़ादी वगैरह, जो उन्हें वर्तमान क्षेत्र में स्त्रियों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता, आते ये क्या है, अपेक्षित है। अगला जो तीसरा है, राजा राम मोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया तथा सती प्रथा जैसी अमानवीय परंपरा को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार से कानून भी बनवाया। राजा राम मोहन राय के ये विचार वर्तमान समय में प्राचीन, क्योंकि विधवाओं के पुनर्विवाह के क्षेत्र में अभी और काफ़ी कार्य किए जाना है। अगला है, राजा राम मोहन राय ने जाति प्रथा, अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा का विरोध किया और सामाजिक और लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए ये आज भी अपेक्षित है, क्योंकि वर्तमान में जाति प्रथा के कारण समाज में बहुत सारे टकराव की स्थितियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। अस्पृश्यता बड़े पैमाने पर विद्यमान है, पर्दा प्रथा से स्त्रियों की स्थिति को भी हीन किया हुआ है। इसके अलावा जो ये विधवा पुनर्विवाह आज भी कई सारी कम जातियों में होता तो भी बिल्कुल कम होता है, लोग उसको कई तरीके के दुहाई देते हैं। पुरुष की अगर स्त्री मर जाती दोबारा विवाह कर लेता है, लेकिन स्त्री नहीं कर सकती, तो इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ कार्य किया जाना चाहिए। तो यही आज का चैप्टर था। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगा और आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।